तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम कवर किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आज हम सब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो उस पे अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, उस पे थोड़ा ध्यान देंगे। और कोई भी गलत आंसर हो तत्काल हम प्रश्न, देखिए ये हो चुका है, ये आपको जो है स्पेस वाला क्वेश्चन ये भी हो चुका है। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इस पे हम चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके द्वारा लोगों अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं तथा उनकी उसकी एकता, स्वतंत्रता और विकास के लिए मिलकर कार्य करते हैं, इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, लगभग हर साल, एक साल के बाद एक साल आता है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो सबसे फिर से हम देखते हैं। तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके द्वारा लोग अपने राष्ट्र में से प्रेम करते हैं तथा उसकी एकता, स्वतंत्रता और विकास के लिए मिलकर कार्य करते हैं, इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर हम सरल भाषा में कहना चाहते हैं, एक छोटा सा उत्तर में, तो ये देखिए दिया गया है यहाँ पर। तो दिया गया है, अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और उसकी एकता व स्वतंत्रता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। एक शब्द में कहना हो तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, मेजनी के सबसे प्रश्न है, मेजनी क्या थे? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 20 शब्दों में आप भी आंसर देना है, 20 शब्द में आंसर देना है। तो दिया गया उत्तर में, मैजनी इटली का महान देशभक्त, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता था। मैजनी जो थे वह देशभक्त भी थे इटली के, और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी थे। एक ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम और कॉमा का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। इसमें मार्क करता है बहुत ज्यादा, आप उसमें ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधाएं क्या थी? जर्मनी की जो एकीकरण थी उसमें सबसे बड़ी बाधाएं क्या थी? सबसे बड़ी बाधाएं थी, जर्मनी की अनेक छोटे राज्य में बटा था। लगभग आप पढ़े होंगे, दिया गया है, अनेक 300 छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था जर्मनी। तो तथा ऑस्ट्रिया का प्रभाव एकीकरण का मुख्य बात है। ऑस्ट्रिया जो थे, इसका जो जो राजा था, इस बहुत हरामी रहा था, जो मतलब जर्मनी का एकीकरण होने ही नहीं दे रहा था। तो इसका सबसे बड़ा बाधा है वो जर्मनी का सबसे बड़ा बाधा है वो है ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न थोड़ा, हाँ, एक मिनट। हम तो क्या माध्य पाषाण युग क्या था? माध्य पाषाण युग क्या है? माध्य पाषाण युग में क्या है? या देखो, उत्तर में दिया गया है, पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का काल को माध्य पाषाण युग में कहलाता है। इसमें छोटे पत्थर और औजार का प्रयोग होता था। ये भी एक लाइन में हो गया। अगला प्रश्न वो है, लगभग 7 शब्दों में उत्तर देना है आपको। ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको देना है लगभग 7 शब्दों में उत्तर। चलिए हम दे रहे हैं आंसर, आप भी अगर राइट लिखना है तो लिख लीजिएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे सबसे पहले तो क्या दिया गया है, पहला प्रश्न में ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, बार बार आता है। एक मिनट, ठीक है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई? 1848 क्रांति क्यों हुई? इसका क्यों का जवाब देना है हमको। उत्तर देखिए, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण जनता का असंतोष था। उस समय फ्रांस में राजा लुई फिलिप का शासन था, सरकार भ्रष्ट थी और केवल अमीर लोग के हित में रक्षा करती थी। गरीब जनता बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट से परेशान थी। मतदान का अधिकार भी नहीं थे, लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था। वे लोकतंत्र और समान अधिकार चाहते थे। इन सभी कारणों से जनता ने विरोध किया। 1848 की क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद राजतंत्र समाप्त हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुआ। वही चीज है जो मतलब लोकतंत्र अपना चाह रहा था जनता वहाँ का, और यहाँ पे सरकार जो होना नहीं दे रहा था, इसीलिए वो सभी लोग ने 1848 की क्रांति हुई उस जगह, और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इसका सबसे बड़ा भूमिका थी।
बहुत गलत, जैसे ये बहुत भ्रष्टाचार चार देश है ये ऑस्ट्रिया। आगे देखिए क्वेश्चन। अभी शायद वो गरीब होगा, लेकिन पहले बहुत अमीर था। प्रश्न में आते हैं हम उत्तर। ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी इटली के कई भागों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था और वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। जर्मनी के अनेक राज्य पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, इसलिए ऑस्ट्रिया के दे, दोनों देशों के एकीकरण का विरोध किया। बाद में इटली के काबूल और गैरिबाल्डी तथा जर्मनी के बिस्मार्क ने युद्धों के माध्यम से ऑस्ट्रिया को हराया। मतलब देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रिया ने दोनों देशों पर मतलब जर्मनी और इटली पर एकीकरण किया, ठीक, एकीकरण का विरोध किया ऑस्ट्रिया। तब बाद में जो इटली का जो काबूल और गैरिबाल्डी थे और जर्मनी का जो स्मार्क थे, ये दोनों मिलकर इसका विरोध माध्यम से ऑस्ट्रिया को हराया। मतलब विरोध करके उसके माध्यम से उसको हराया। अगर इसके बाद देखिए, इसके बाद इटली जर्मनी का एकीकरण सफल हुआ है। इटली जर्मनी का इसके बाद ही सफल हो गया। सबसे बड़ा योगदान है बिस्मार्क, इटली में बिस्मार्क और गैरिबाल्डी और उसके बाद है जर्मनी में बिस्मार्क। ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद में यूरोप में राष्ट्रवाद विकास की औद्योगिक क्रांति तथा आर्थिक परिवर्तन की भूमिका उत्तर। इसका उत्तर देना है आपको। भूमिका क्या थी? टाइपिंग में गलती हुआ होगा, माफ करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योगों, व्यापार, परिवहन तेज से विकास हुआ, ठीक। इससे नए माध्यम वर्ग उदय हुआ जो राष्ट्र एकता और स्वतंत्रता का समर्थन था। व्यापार बढ़ाने के लिए एक समान कानून का, एक समान मुद्रा और बड़े राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता महसूस हुई। इससे लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। आर्थिक रूप से, हाँ, यहाँ पे अगला प्रश्न छूट गया था। हाँ, आर्थिक परिवर्तन के कारण लोगों ने शासन का विरोध किया और अपने स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति, आर्थिक परिवर्तन ने यूरोप में राष्ट्रवाद की बढ़ावा दी। इधर छूट गया था, बढ़ावा दी। मतलब औद्योगिक क्रांति के आने के बाद बिजनेस शुरू हो गया। जितना भी था परिवहन, सामान को इधर इधर से उधर ले जाने का काम, ये सभी आ गया औद्योगिक क्रांति के बाद। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम। गेरिबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। गेरिबाल्डी इटली का एक महान देशभक्त क्रांतिकारी नेता था। इसने रेड सॉर्ड नामक स्वयंसेवकों की सेना बनाई। 1860 में उसने सिसिली ने नेपल्स पर विजय प्राप्त की, एक देश है। इसके बाद उसने इन क्षेत्र को राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय को सौंप दिया। गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साहस और देशभक्ति के कारण इटली का एकीकरण सफल हुआ। 5 नंबर देखिए क्या है। टिप्पणी भी हो सकता है यहाँ पे, और उसके बारे में लिखना, ये तो आप लिख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये 5 नंबर में भी आता है। सभी 5 नंबर का प्रश्न ही है। प्रश्न 5 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का ही। उससे पहले जो था वो 1 नंबर का था। विलियम विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ? विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ, इसको आप बताना है। चलो ऊपर कर लीजिए समझने के लिए। तो विलियम प्रथम के शासनकाल में बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखिए, विलियम प्रथम जो थे उसको, उसके समय में शासनकाल में बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया गया था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया था। बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति अपनाई। बिस्मार्क जो है रक्त और लौ की नीति अपनाई। जैसे ऑब्जेक्टिव में आता है कई बार कि रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई, तो बिस्मार्क ने अपनाई। उसने पहले डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया और अंत में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध किए। इन युद्धों में जर्मनी विजय हुई और सभी जर्मन राज्य को एकजुट किया गया। 1871 ईस्वी में
वायसराय के महल में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ। इस प्रकार हो गया, खत्म हो गया है। तो बाय। इस देखिए इस वीडियो में इससे आगे कुछ प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको कवर नहीं किया गया। अगले वीडियो हम कर लेंगे, पार्ट 3 इसका आ जाएगा, पार्ट 2 है। आप सभी ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको एनसीईआरटी बुक उससे लिया गया सही प्रश्न है, इसको हम अलग से टाइपिंग करवाया गया है, इसीलिए धन्यवाद। तो चलते हैं। जय हिंद जय भारत। ये एजुकेशन स्टडी इन हिंदी। जय हिंद जय भारत।